हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है ये। तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी में मैंने बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, उसकी प्रासंगिकता के बारे में, कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, विशेष क्षेत्र और महत्व के बारे में मैंने उसमें बताया था लास्ट वीडियो में। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण क्या है। तो सबसे पहला दृष्टिकोण जो है वो है उदारवादी दृष्टिकोण, दूसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, तीसरा है समझौतावादी दृष्टिकोण और चौथा है लौकिक दृष्टिकोण। तो इन चारों की दृष्टिकोण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि राजनीति के संदर्भ में जो उदारवादी विचारधारा थी वो क्या थी। तो पहले पॉइंट में ये बताया गया था कि जो मनुष्य है, अगर मनुष्य में अगर दया, परोपकार, न्याय और शौर्य आदि सद्गुण हैं तो साथ ही हिंसा, स्वार्थ और दमन भी मानवीय स्वभाव के अनिवार्य अंग है। जैसे कि देखा जाए कि अगर व्यक्ति के अंदर दया भाव है, अगर तो न्याय वगैरह है, परोपकार, न्याय और शौर्य आदि सद्गुण है। ये सद्गुण है। सद्गुण मतलब कि कोई भी इंसान है उसके अंदर ये अच्छे गुण ही होते हैं कि दया का भाव होता है, सामने वाले के लिए सहानुभूति दिखाते हैं वो और उसके साथ साथ उनके अंदर हिंसा का भाव भी होता है, स्वार्थी भी होता है व्यक्ति, और दमन भी मानवीय स्वभाव के अनिवार्य अंग है। दमन मतलब लड़ाई झगड़ा करना एक प्रकार से, ये भी एक प्रकार से मानवीय स्वभाव का ही एक अंग है। तो स्वार्थ व हिंसा द्वारा उत्पन्न संघर्ष को टालने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे नियम और परंपराओं का विकास किया जाए जो मनुष्य की उन्नति में सहायक सिद्ध हो। अब देश के कानून जो बनाए गए हैं वो सभी के लिए समान है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही जो है वो सरकार बनाई गई है, गरीब लोगों के लिए नहीं बनाई गई, या सिर्फ जो कानून वगैरह बनाए गए हैं वो सिर्फ कानून जो है वो गरीबों के लिए है, अमीर लोगों के लिए नहीं। जो कानून देश में बनाए जाते हैं, जो नियम वगैरह का देश में बनाए जाते हैं वो सभी के लिए समान होते हैं। तो अगर मानव के अंदर स्वार्थ व हिंसा जैसी अगर भावना उत्पन्न होती है तो ये लड़ाई झगड़े होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन लड़ाई झगड़ों को, ऐसे संघर्षों को टालने के लिए ही कुछ ऐसे नियम और परंपराओं को बनाया जाना चाहिए ताकि जो है संपूर्ण समाज का विकास हो सके और जो है मनुष्य की उन्नति, प्रगति हो सके। तो इसी मौलिक ज़रूरत ने राज्य नामक संस्था को जन्म दिया था कि ये जो ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है कि देश में नियम और कानून बनाए जाएं ताकि सभी लोग जो है इन नियमों का पालन करें। और जो देश में संघर्ष है, सामाजिक आंदोलन है, क्योंकि सामाजिक आंदोलन को रोकने के लिए सरकार, राज्य ये कहीं ना कहीं काम आती ही आती है, और बड़ी बड़ी जो संघर्ष है उनको रोकने के लिए भी सरकार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इन मौलिक ज़रूरतों ने राज्य नामक संस्था को जन्म दिया कि राज्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राज्य और सरकार के बारे में, क्योंकि राज्य का कनेक्शन भी सरकार से ही होता है। तो राजनीति जो है उसमें राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में, जैसे कि मैंने बताया था। तो इसीलिए जो है वो राज्य नामक संस्था को जन्म दिया था। उदारवादी लेखक जो है वो राज्य को सार्वजनिक हितों की पूर्ति का साधन मानते हैं। यही मैंने हेडिंग बनाई है इसकी कि जो उदारवादी लेखक हैं, इसमें बहुत सारे उदारवादी लोग हैं जो उदारवादी दृष्टिकोण को ज़्यादा मानते हैं, तो वो सार्वजनिक हितों की पूर्ति का साधन मानते हैं इसे। किस प्रकार से कि जो राज्य है वो हर इंसान के लिए समान है, ना ही कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। सार्वजनिक हितों की पूर्ति करता है राज्य। जो है राज्य है, जो सरकार है, सरकार जो नियम बनाती है, कानून बनाती है। सरकार भी तो, सरकार का कनेक्शन ही क्यों, सरकार कब बनाई जाती है? सरकार तब बनाई जाती है जब समाज होता है, समाज की उत्पत्ति होगी तभी तो राज्य बनेगा, सरकार बनेगी, जो राजनीति है वो अस्तित्व में आएगी। तो सरकार जो है वो सार्वजनिक हितों की पूर्ति का साधन मानते हैं राज्य को, कि राज्य जो है वो सभी लोगों की जो हित है, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है। और इसमें राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए मॉरिस
दुवर्जन लिखते हैं, राजनीति एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा न्याय और व्यवस्था की जाती है, अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, और जो न्याय है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, तो उनके लिए जो है वो राजनीति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राज्य निजी स्वार्थों के विपरीत सामान्य हितों को संरक्षण देता है, कि निजी स्वार्थों की जगह, प्राइवेट इंटरेस्ट की जगह जनरल इंटरेस्ट को ज़्यादा संरक्षण देता है। इट मीन्स कि जो सामान्य है, आम नागरिक हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है और उनका संरक्षण भी करता है। तो इसी बात को JDB मिलर ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि कुछ ऐसे विवाद जिन्हें लोग सरकार की सहायता के बिना नहीं सुलझा सकते, जैसे कि देश में देखा गया है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, हाल फिलहाल में जो किसान आंदोलन हुए थे, तो इनको रोकने के लिए सरकार भी तो कोई काम करेगी, क्योंकि सरकार का कनेक्शन, जैसे कि मैंने बताया, कानून से होता है। कानून जो बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, तो जो कानून है, कानून का उल्लंघन करने पर उन्हें सज़ा भी दी जाती है। तो जो कानून उनके लिए बनाए जाते हैं वो जो है वो सरकार कानून के तहत, कानून के अंडर में रहकर ही जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो ही इन संघर्षों को रोकने में मदद करते हैं। तो किसान आंदोलन उन लोगों को इसी प्रकार से रोका जा सकता है जब अच्छी सरकार होगी, वो लोगों के हित के लिए कार्य करेगी, क्योंकि सरकार, जो समाज है वो समाज से ही सरकार बनी है। समाज ना होता तो शायद वो सरकार जो है वो नहीं बन पाती। तो इसीलिए जो है सरकार का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि ताकि जो जितने भी संघर्ष होते हैं, वाद विवाद होते हैं सामाजिक रूप से, आम नागरिक जो संघर्ष करता है, कि कोई लड़ाई झगड़ा या बड़ी बड़ी जो संघर्ष होते हैं, कोई ऐसा विद्रोह कर रहा होता है, तो उनको रोकने के लिए सरकार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन वाद विवादों को निपटाने के लिए और लोगों के बीच में तालमेल बनाने के लिए, मेल मिलाप रखने के लिए ही राजनीति का होना, सरकार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेकंड पॉइंट है राजनीति के क्षेत्र में उत्तरदायी और प्रतिनिधि संस्थाओं का समर्थन। कि जो उदारवादी लोग हैं वो प्रतिनिधि संस्थाओं का समर्थन करते हैं। तो जेफरसन ने ये कहा है जो उदारवादी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उदारवादी विचारधारा के हैं, तो उनका मानना ये है कि अच्छा शासन वह है जिसमें राज शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, बल्कि जनसाधारण के बीच बांट दी जाती है। कि जो शासन है, शासन कि जो अच्छा शासन वह है जिसमें राज शक्ति जो है, राज शक्ति मतलब कि एक प्रकार से राज करना किसी चीज़ पर। अब सरकार है, सरकार जो बनती है एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं दी जा सकती, देश को संभालने के लिए एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं दी जा सकती, ये आम नागरिक जनसाधारण के बीच बांट दी जाए। कि जो सरकार बनाई जाती है वो लोगों के हाथ में होती है, जिसे लोकतंत्र भी कहा जाता है, कि लोग ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनते हैं और वो ही सरकार बनाते हैं। तो सरकार जो है वो एक पर्टिकुलर इंसान को देश का शासन चलाने के लिए नहीं दी जाना चाहिए, बल्कि जनसाधारण के बीच में बांट दी जानी चाहिए। तो जो उदार लोकतांत्रिक पद्धति है उसके लक्षण बताए गए हैं इसमें, कि क्या है कि देश में एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। राजनीतिक दल इसलिए होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि अगर एक पार्टी अगर वो सरकार नहीं सही से वो काम नहीं कर पा रही है तो उसको चेंज करके, टाइम टू टाइम उसको चेंज करके दूसरी पार्टीज़ को इन्वॉल्व किया जाए और वो सरकार बनाए, और वो जो सरकार है वो लोगों के हित के लिए कार्य कर सके। तो इसीलिए एक से अधिक जो है वो राजनीतिक दल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि राजनीतिक प्रतियोगिता में शांतिपूर्ण और संवैधानिक उपायों पर बल दिया जाता है। उदारवादी राज्यों में राजनीति का एक ऐसा गृह युद्ध है जो अहिंसक और मृदु साधनों से लड़ा जाता है, हिंसा, बगवत या क्रांतिकारी साधनों से नहीं। इसमें यह बताया गया है कि जो राजनीति है वो प्रतियोगिता में शांतिपूर्ण और संवैधानिक उपायों पर ज़्यादा बल दिया जाता है। शांतिपूर्ण मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता इसमें, और संविधान में जो देश का कानून बनाया गया है उनसे रिलेटेड जितने भी कानून देश में लागू किए गए हैं तो उन्हीं उपायों पर बल दिया जाता है, ना कि हिंसा, बगावत और क्रांतिकारी साधनों से नहीं। और ऊंचे राजनीतिक पदों से संबंधित नियुक्तियां खुले रूप में होती है, उनके लिए समय समय पर चुनाव होते रहते हैं। जो ऊंचे राजनीतिक पद होते हैं उनसे संबंधित नियुक्तियां खुले रूप से होती है। नियुक्तियां मतलब कि हायरिंग वगैरह होती है राजनीतिक पदों के लिए, पॉलिटिकल जितने भी पोस्टिंग होती है उनके लिए, तो उनकी नियुक्तियाँ भी खुले रूप से होती हैं, हायरिंग वगैरह भी खुले रूप से होती है, और उनके लिए जो है समय समय पर चुनाव भी होते रहते हैं। और राजनीतिक निर्णयों पर प्रभाव गुटों का काफ़ी असर पड़ता है।
प्रेशर ग्रुप्स का प्रभाव गुट मतलब कि प्रभावशील जो गुट होते हैं, ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं, दलों के पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं छोटी छोटी जो उसमें ग्रुप्स में बटे होते हैं, तो उनका भी असर काफ़ी पड़ता है। औद्योगिक वर्ग, कृषक और पेशेवर संघ अपने हितों की रक्षा प्रभावक गुटों के माध्यम से भी कर सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स वगैरह बना दिए जाते हैं इन्हीं के अंडर में, ताकि जो छोटे छोटे लोग हैं जैसे कृषक हो गया, पेशेवर संघ के जो अपने हितों की रक्षा करने के लिए, औद्योगिक वर्ग हो गए, तो वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए इनसे मदद मांग सकते हैं। और न्यायपालिका काफ़ी सीमा तक कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होती है। जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के नियंत्रण से काफ़ी हद तक मुक्त भी रहती है। तो ये कुछ लोकतांत्रिक पद्धति के लक्षण बताए गए हैं इसमें। तो मैं आपको बता दूं सेकंड पॉइंट में क्या है कि इनका मानना ये है कि जो राजनीति के क्षेत्र में जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं उनका समर्थन ये लोग करते हैं। उदारवादी लोग किस बिहाफ पर करते हैं, इसीलिए ताकि जो है वो समाज से उनका कनेक्शन तो ज़रूर है कि ये मानते ये हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान को शक्ति देने के बजाय जो है पूरे समाज को वो शक्ति देनी चाहिए और समाज ही जो है सरकार बनाए और सरकार जो है उनके हितों की रक्षा करे। तो इसी बिहाफ पर इनका मानना ये था कि राजनीति के क्षेत्र में जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं उनको समर्थन ये लोग करते हैं कि कुछ जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं वो जो जैसे कि पॉलिटिकल से कनेक्शन होता है इसका, पॉलिटिक्स से जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं अपने अंडर में छोटी छोटी जो ग्रुप्स होते हैं उनको बांट दी जाती है ताकि जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनकी जो हित है उनकी रक्षा कर सके। ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी एक इंसान को कोई काम दे दिया जाए तो वो एक साथ सारा काम नहीं कर सकता, तो ये छोटे छोटे गुटों में बांट दिए जाते हैं, छोटे छोटे पार्टीज़ में बांट दिए जाते हैं। तो इसी बिहाफ पर जो छोटे छोटे जितने भी ज़मींदार जो होते हैं या एक प्रकार से कृषक वगैरह जो छोटे छोटे ग्रुप उसमें आते हैं, तबके के लोग होते हैं नीचे तबके के, तो वो एक प्रकार से वो अपनी जो हित है उनकी रक्षा करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स वगैरह वो काम करते हैं। तो ये उनको ही सपोर्ट करते हैं कि एक से ज़्यादा जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस लाया जा सके, कि एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए कि इस टाइम तक अगर ये अच्छा काम करती है तो ठीक, अदरवाइज उसको चेंज कर दिया जाए। तो ये था सेकंड पॉइंट में। अब तीसरा पॉइंट है विविध स्वतंत्रताएं तथा जनसंपर्क साधनों पर सरकार के एकाधिकार का अभाव। कि जो उदारवादी हैं उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। कि जो नागरिक स्वतंत्रता है कि हर इंसान को स्वतंत्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका मानना ये है कि जो है वो सरकार उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना डाले, अनुचित दबाव ना डाले। उचित दबाव और अनुचित क्या होता है कि अनुचित दबाव इसलिए कि अगर वो स्वतंत्र होना चाहे हर चीज़ से अगर वो स्वतंत्र होना चाहे तो उस पर कोई दबाव किसी प्रकार का ना डाला जाए। तो स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन के स्थान पर लोकतांत्रिक और विधि के शासन की स्थापना उसका प्रमुख लक्ष्य है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत कई प्रकार की स्वतंत्रताएं आती है, जैसे विचार, भाषण, प्रकाशन की स्वतंत्रता हो गई, या शांतिपूर्ण ढंग से वाद विवाद करने का अधिकार। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया है उदारवादियों के थ्रू कि किसी भी इंसान को विचार विमर्श करने के लिए ना रोका जाए, किसी लेक्चर देने के लिए ना रोका जाए या पब्लिकेशन के लिए ना रोका जाए। तो इन सब चीज़ों की उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और दूसरी है इसमें कि नागरिक स्वतंत्रता, कि नागरिकों पर कोई जो अनुचित दबाव है वो ना डाला जाए। जो निरंकुश शासन या स्वेच्छाचारी शासन है उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन और विधि के शासन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। विधि का शासन होता है एक प्रकार से जिसे कानून का शासन भी कहा जाता है। कानून का शासन एक प्रकार से होता है कि जो भी कानून वगैरह बनाए जाते हैं सरकार की तरफ से, जो जनता है वो उनके कर्तव्यों का पालन करे और जनता के अकॉर्डिंग ही उनके लिए कानून बनाया जाए, उनके लिए कोई अनुचित दबाव उन पर ना डाला जाए। तो ये इन सब चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है उदारवादियों के थ्रू। इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रकाशन व लेखन की स्वतंत्रता भी आती है। प्रकाशन मतलब पब्लिकेशन और लेखन मतलब कि लिखने के लिए भी जो है उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जिनका प्रयोग गैर जिम्मेदार तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तरदायी प्रेस की स्थापना के नाम पर मानहानि विधेयक जैसे निष्ठुर व
कुत्सित प्रयास उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत भी युक्ति संगत व न्याय संगत नहीं माने जा सकते। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्रकार की स्वतंत्रता जैसे कि पारिवारिक स्वतंत्रता हो गई, जिसमें जो घरेलू व्यवस्था से हो गया, जैसे कि विवाह करना, किसी से शादी करना, या तलाक की स्वतंत्रता, या बच्चों की इच्छा अनुसार शिक्षा देने का अधिकार इसके मुख्य पहलू हैं। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता उनको होनी चाहिए कि जो एजुकेशन है बच्चों को देने के लिए उनको स्वतंत्र होना चाहिए, किसी से भी शादी करने की उनको परमिशन होनी चाहिए। हाँ, कानून के अंदर ये ज़रूर है कि आफ्टर 18 शादी करने की परमिशन है, मगर अब इसमें बढ़ा के 21 कर दी गई है किसी भी लड़की की शादी करने के लिए, क्योंकि पहले बाल विवाह हो जाया करता था, लेकिन इसमें चेंजेस आ गए बहुत सारे, तो उसकी बढ़ाकर एज कर दी गई थी 18 ईयर्स, और उसके बाद अब बढ़ाई गई है 21 ईयर्स। तो तलाक लेने का और शादी करने का अधिकार भी होना चाहिए, और बच्चों को जो अपनी जो इच्छा अनुसार है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा देनी चाहिए। और आर्थिक स्वतंत्रता भी आ गई। आर्थिक स्वतंत्रता में क्या है कि हर प्रकार से मतलब कि नौकरी पाने का अधिकार उन्हें हो, या किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए, जिसे बोला जाता है बिजनेस करने के लिए भी उनको परमिशन दी जाए। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता उनको दी जानी चाहिए। तो ये उदारवादियों की मेंटालिटी थी कि राजनीति में सब चीज़ें होनी चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट है कि जो आर्थिक उदारवाद है, आर्थिक उदारवाद ये जो है शुरू में उदारवादियों ने हस्तक्षेप का समर्थन किया था कि एक प्रकार से एडम स्मिथ, माल्सस और रिकार्डो आदि अर्थशास्त्रियों को यह विचार था कि व्यक्ति अपने हानि लाभ को स्वयं अच्छी तरह समझता है, इसलिए सरकार आर्थिक क्षेत्र में सबको स्वतंत्र छोड़ दे, आर्थिक क्षेत्र में सबको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इनका मानना ये है कि वस्तुओं का मूल्य, मजदूरी की दरें, उद्योगपति का मुनाफा मांग और पूर्ति की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित होने दें, कि वो अपने अकॉर्डिंग ही देखें कि वो आर्थिक रूप से किस प्रकार से वो काम कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा और बुरा वो लोग जानते हैं अच्छे से कि उनका किस चीज़ में प्रॉफिट है या किस चीज़ में लॉस है, वो हर व्यक्ति जानता है इस चीज़ के लिए। तो उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाना चाहिए। तो इनका सीधा बात ये था कि सरकार को किसी की जो इकोनॉमिक लाइफ है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और उसे प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही करना चाहिए, कि प्राकृतिक नियम जो बनाए गए हैं बस उन्हीं पर ही काम किया जाना चाहिए। आयात और निर्यात पर प्रतिबंध उचित नहीं है, कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम जो करते हैं, बिजनेस वगैरह जो करते हैं, मार्केटिंग वगैरह जो लोग करते हैं, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो ये था उदारवादियों की मेंटालिटी। जैसे कि मैंने बताया कि उदारवादी विचारधारा क्या रही थी, अब है मार्क्सवादी विचारधारा। कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि सशस्त्र क्रांति के बिना वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब ये है कि सशस्त्र मतलब कि हथियारों के थ्रू शस्त्र विद्रोह करने के बाद ही जो है समाज में सामाजिक व्यवस्था जो है उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। साधारणतः मार्क्सवादियों का सुझाव सशस्त्र क्रांति की ओर ही है। मार्क्सवादियों के अनुसार श्रमिकों को यह मानकर चलना चाहिए कि वर्तमान पूंजीवाद को समाप्त किए बिना उसका कल्याण संभव नहीं है। कि जो मार्क्सवादियों का मानना ये है कि जो श्रमिक वगैरह हैं, मजदूर वगैरह हैं, कृषक जो हैं, उनको ये मानकर चलना चाहिए कि अगर जब तक पूंजीपति लोग समाप्त नहीं होते हैं तो उनका जो कल्याण है वो संभव नहीं हो सकता। उन्हें उदारवादियों या सुधारवादियों के इस बहकावे में नहीं आना चाहिए कि वर्तमान लोकतांत्रिक संस्थाओं के द्वारा समाजवाद आ सकेगा, कि जो लोकतांत्रिक संस्थाओं हैं उनके द्वारा समाजवाद लाया जा सकेगा। ये उदारवादियों का कहना था। तो उन लोगों ने, जो मार्क्सवादी लोग हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि उदारवादियों की बातों में नहीं आना चाहिए हमें, कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं वगैरह हैं उनके द्वारा समाजवाद आ सकेगा, कि सभी लोग समान हो पाएंगे सामाजिक रूप से। लेनिन के शब्दों में पूंजीवादी प्रतिनिधि संस्थाओं के द्वारा प्रगति संभव नहीं है। संसद लोगों को बहकावे में रखने के अलावा और कोई कार्य नहीं करती, इसलिए श्रमिकों को चाहिए कि वे क्रांति के द्वारा राज सत्ता को हथियाए ताकि नौकरशाही, सेना और पुलिस के ऊपर उनका आधिपत्य स्थापित हो सके। लेनिन जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा के थे और उनका मानना ये था कि सिर्फ जो संसद है वो लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। संसद लोगों को बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो संसद है वो
लोगों को बहकाने के अलावा और कोई कार्य नहीं करती है। तो इसीलिए श्रमिक को क्या करना होगा कि वह क्रांति के द्वारा ही जो सरकार है, नौकरशाही सरकार है, सेना पर या पुलिस पर अपना स्थापत्य जमा सकते हैं। तो उनका मानना यही था कि एक सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए ताकि जो पूंजीपति लोग हैं उनको ख़त्म किया जा सके और समाज में सामाजिक रूप से सबको समान समझा जा सके। दूसरा पॉइंट है कि मजदूरों की तानाशाही के दौरान राजनीति का स्वरूप। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने विस्तार से इन बातों का उल्लेख नहीं किया कि मजदूरों की तानाशाही के दौरान राजनीति का क्या स्वरूप होगा। कि जब मजदूरों की तानाशाही होगी कि समाज पर जो समाज में रहने वाले जितने भी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनका कानून पर दबाव रहेगा, तो वो राजनीति का उससे क्या स्वरूप रहेगा उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि रूस, चीन या अन्य समाजवादी देशों में जो कुछ भी हुआ है, लेनिन और स्टालिन ने इन संबंध में कुछ लिखा है। उनके आधार पर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि क्रांति के बाद समूची राजनीतिक सत्ता श्रमिकों के हाथ में आ जाती है। कि उन्होंने ये चीज़ लिखी थी, लेनिन और स्टालिन ने, कि जो क्रांति है, क्रांति होने के बाद ही जो राजनीतिक सत्ता है वो श्रमिकों के हाथ में आ सकती है। तो उनका मानना ये था। जो मार्क्सवादी हैं उनका कहना ये था कि जो पूंजीपति लोग हैं वो आसानी से हार को स्वीकार नहीं कर सकते, बल्कि इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, सरकार हर संभव उपाय द्वारा प्रतिक्रियावादी तत्वों का दमन करेगी। कि जो प्रतिक्रियावादी तत्व हैं उनका दमन करेगी कौन? सरकार, हर संभव उपाय के थ्रू। तो लेनिन के शब्दों में ये कहा गया था कि जो है सेना, अर्थव्यवस्था, शिक्षा संस्थाओं और प्रशासन जैसे लोग, प्रशासन जो है वो इन सभी के द्वारा ही प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई छेड़नी पड़ेगी, तभी जो है वो पूंजीपति लोग हैं वो हार स्वीकार अपना कर सकेंगे। तो उनका मानना ये था कि एक क्रांति होनी चाहिए, सामाजिक क्रांति होनी चाहिए, मजदूर वगैरह जो है उनकी तानाशाही होगी तो ही जो पूंजीपति लोग हैं वो उनकी जो दमनकारी नीतियाँ हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा और वो हार मान सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वर्गहीन समाज में राजनीति का वर्गीय स्वरूप समाप्त हो जाएगा। कि मार्क्स और एंगल्स के अनुसार ये कहा गया था कि अगर मजदूरों की जो तानाशाही है संक्रमणकालीन व्यवस्था है, कि वो अगर जो मजदूर हैं, अगर तानाशाही सरकार उन्होंने बना ली, मजदूरों की जो सामाजिक क्रांति होने के बाद अगर वो तानाशाह बन बैठे तो एक प्रकार से वो संक्रमणकालीन व्यवस्था हो जाएगी कि पूंजीवाद का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। तो अपराध की जो भावना है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पूंजीवाद जो है वो पूंजीपति जो लोग हैं उनकी वजह से समाज में जो अपराध है उनकी भावना शुरू होती है। कैसे? इनका मानना ये है, मार्क्सवादियों का मानना ये है कि जो पूंजीपति लोग हैं उनके थ्रू ही जो लोग हैं लोगों के मन में लालच पैदा होता है। तो इसीलिए जो है उसमें धीरे धीरे ना पुलिस की आवश्यकता रहेगी और ना जेल या अदालतों की आवश्यकता रहेगी अगर पूंजीवाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो अपराध जो है वो पूरी तरीके से मिट जाएंगे। पुलिस, जेल, अदालतें, मजिस्ट्रेट और जो सरकार अधिकारी निरर्थक है वो लगने लगेंगे। नूतन आदर्श समाज न केवल वर्गहीन होगा बल्कि राज्य विहीन भी होगा। जो आदर्श समाज है इन्होंने कल्पना की थी कि आदर्श समाज वही हो सकता है जिसमें जब जो पूंजीपति लोग हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। ये साम्यवाद की स्थिति होगी जो मार्क्सवादी शिक्षाओं का उपास्य लक्ष्य है। तीसरे पॉइंट में डायरेक्टली यही बताया गया है कि तानाशाह को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाना चाहिए। जो पूंजीपति लोग हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए किसके थ्रू? कि जब वो क्रांति करेंगे। तो ऐसे में अगर पूंजीपति लोग जो हैं अगर उनका दमन करना छोड़ देंगे तो ये जो अपराध वगैरह हैं देश में होने ख़त्म हो जाएंगे। तो मज़दूरों की तानाशाही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने सुझाव दिया था। पॉइंट से इसमें जिनके आधार पर उनकी जो मेंटालिटी थी वो बताई गई है इसमें कि पहला पॉइंट है सशस्त्र क्रांति, मतलब कि शस्त्रों के थ्रू ही जो है क्रांति लानी होगी, तभी जो पूंजीपति लोग हैं उनका विनाश हो सकता है। दूसरा है मज़दूरों की तानाशाही, कि मज़दूर अगर तानाशाह बन जाएंगे तो जो अमीर लोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और समाज में जो है समाजवाद देश बन जाएगा।
तीसरे में वर्ग विहीन समाज में राजनीति का वर्गीय स्वरूप समाप्त हो जाएगा। जो राजनीति का वर्गीय स्वरूप है कि वर्गों के आधार पर जो डिवाइडेड है कि पूंजीपति वर्ग हो गया, समाजवाद में श्रमिकों का एक वर्ग हो गया, तो ये जो वर्गीय स्वरूप है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। किस बिहाफ पर कि जो जितने भी श्रमिक हैं, जितने में मजदूर हैं, उन सब चीज़ों को जब पूंजीपति लोग पूंजीवादी जो देश है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और समाजवाद पूरे देश में फैल जाएगा, तो पुलिस वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये 3 पॉइंट्स थे मार्क्सवादी और उदारवादी के बारे में। 2 पॉइंट्स इसमें मैंने बता दिए इसमें। और इसमें कुछ डिफरेंसेस वगैरह भी दे रखे हैं कि जो उदारवाद है और मार्क्सवाद है उसमें सिर्फ मौलिक अंतर ही नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे के अंतर विरोधी भी हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसमें दे रखा है कि जो उदारवाद है वो समाज में जहाँ वर्ग सहयोग के सिद्धांत को अनिवार्य मानता है, वहाँ मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की निरंतरता पर बल देता है कि वर्गों का जब संघर्ष होगा तो ही उसी सिद्धांत के जो है उसी पर ही बल देता है। लेकिन उदारवाद क्या सोचता है कि जो वर्ग सहयोग है, वर्ग के सहयोग से ही जो है राज्य बन सकता है। तो दूसरी तरफ जो मार्क्सवाद है वो वर्ग संघर्ष पर फोकस करता है। उदारवाद जो है वो राजनीतिक शक्ति से सार्वजनिक भलाई की अपेक्षा करता है, मगर जो मार्क्सवाद है वो अभिमत है कि राजनीति शक्ति पर जिस वर्ग का नियंत्रण होता है वह उसी के संकेतानुसार कार्य करती है। कि राजनीतिक शक्ति पर जिस वर्ग का भी नियंत्रण होता है, जैसे कि जो पूंजीपति लोगों को मिटाने के लिए मार्क्सवादियों ने बोला था कि पूंजीपति को मिटाने के लिए जो संघर्ष करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मज़दूरों का अगर राजनीतिक शक्ति पर अधिकार होगा, उसका नियंत्रण होगा, तो वो ही सरकार चला सकती है, पूरे देश के लिए कार्य कर सकती है। तो इसीलिए इन दोनों में टकराव भी बहुत ज़्यादा हुए थे। तो ये 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं इसमें। तो मैंने आपको उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने वो कवर करवा दिया इसमें। तो इसके अलावा समझौतावादी दृष्टिकोण और जो लोकहित दृष्टिकोण है उसका टॉपिक मैं कवर नहीं करवा रही हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और एग्ज़ाम में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि दोनों दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। तो आप इसे लिख सकते हैं बुक में से ही बना के। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।